हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में मन से लगे होंगे। दोस्तों, ये जो हम शुरू किए हैं लूसेंट का ज्योग्राफी, इसमें हम लेक्चर 1, 2, 3 अपलोड कर चुके हैं और 4 अभी हम जस्ट अभी पिछला वीडियो अपलोड किए हैं। उसमें लेक्चर 4 में हम लोग हाल ही में क्या देखे हैं, हम लोग पहले उसमें देखे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ओके, उसमें हमने देखा है कि क्रस्ट, मेटल और कोर को, यानी कि भूपर्पटी, आवरण और केंद्र को बहुत डिटेल से हमने देखा है उसमें। उसके बाद हमने क्या देखा है, स्थल मंडल के बारे में देखा है। उसमें हमने क्या देखा है, चट्टान के बारे में पढ़ा है, चट्टान के कितने प्रकार होते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो देखा है हमने। उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं, तीसरे नंबर पे ज्वालामुखी के बारे में पढ़े हैं, ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में पढ़े हैं। तो ये सब किसमें है, लेक्चर नंबर 4 में। अब हम आए अपने लेक्चर नंबर 5 में। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों भूकंप के बारे में कि भूकंप कैसे होता है, भूकंप से कौन कौन सी तरंगें निकलती हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, पर्वत के बारे में कि पर्वत कैसे होते हैं, मतलब जो विभिन्न आकृतियाँ बनती हैं स्थल मंडल पे, उन्हें हम कवर करेंगे। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो आपको अच्छा लगेगा कि कैसा हम पढ़ाते हैं, कैसे बताते हैं। ओके, चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा क्या है आज का, भूकंप। ओके, भूकंप टॉपिक है, शुरू करते हैं। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, आप लोग देखते हो वीडियो, लाइक नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो। दोस्तों मतलब थोड़ा मेहनत लगता है बताने में, अपलोड करने में। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, तो फिर अंदर से हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम कुछ करें आप लोगों के लिए। आप लोग लाइक नहीं करोगे, कमेंट भी नहीं करते हो, कुछ अच्छा या बुरा, बुरा ही कर दो यार, जो भी बुरा लगे वो कर दो कमेंट। ऐसा नहीं है कि मतलब सोचना पड़ेगा आपको, जो भी लगे वो कमेंट कर दिया करो। देखिए क्या है यहाँ पे, सिस्मोलॉजी, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, कैसे आएगा कि भूकंप को जो हम लोग नापते हैं और उसको बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, उस अध्ययन को क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। नापना और उसको अध्ययन करना क्या बोलते हैं, उसको सिस्मोलॉजी। एग्जाम में आएगा आपके, ध्यान दीजिएगा। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी। ओके दोस्तों, भूकंप जो है कितने प्रकार के होते हैं वो बता रहा है। 3 तरह के, ये मतलब भूकंपों का कंपन होता है 3 तरह का। ओके, उसमें कौन कौन सा है ये देख लेते हैं। पहला, प्राथमिक अथवा पी तरंगे। प्राथमिक, इसको शॉर्ट में पी वेव्स बोलते हैं। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक माध्यम यानी कि ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी, ठोस, द्रव, गैस, प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी वेव है जो तीनों माध्यमों से होकर गुजरती है, प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। तो ध्यान देना है कौन सा होगा, पी वेव। ओके, पी वेव, ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए, हम पहले आपको ये बता दूं कि एक तो है ये है, ये यहाँ पे बताया ना कि 3 तरह के हैं कंपन के आधार पे। तो एक हो गया पी यानी कि प्राइमरी, उसके बाद दूसरी है सेकेंडरी, द्वितीयक, उसके बाद है एक है एल, सतही तरंगे। तो आपके जब एग्जाम में ये आए कि कौन सी तरंग है जो प्रत्येक माध्यम से गुजरती है, तो ना यस होगा ना ये एल वाला होगा, क्या होगा, पी, प्राइमरी। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक माध्यम से। आगे चलिए, इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे यह तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। ओके, एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी तरंगे मतलब सबसे पहले पहुंचती है, कौन सी तरंगे। देखिए ये क्या बात हो रही है दोस्तों, पहले आप ये समझ लीजिए। ये हो गया हमारा पृथ्वी। पृथ्वी के नीचे जो है कई प्लेटें हैं। इन प्लेटों में जब संचरण होता है, आपस में एक दूसरे के ऊपर टकराते हैं या फिर साइड बाई साइड में जब वो टकराते हैं, तो यहाँ पे होता है क्या, हलचल। इससे आता है हमारे ज़मीन पे क्या, भूकंप। ओके, तो देखिए ये ज़मीन हो गया, इसके नीचे जो हलचल हो रहा है प्लेटों के बीच में, तो यहाँ पे जब हलचल हुआ तो यहाँ से अब जैसे करंट के जैसे ये ऊपर पूरा निकलता है। तो इसी वेव की बात हो रही है दोस्तों। किसकी बात हो रही है, इस वाली वेव की बात हो रही है, जो प्लेटों के कंपन से आपस में जो तरंग निकलती है उसकी बात हो रही है, जो ज़मीन पे पहुंचती है। ये ज़मीन के नीचे की बात हो रही है दोस्तों, ज़मीन के नीचे की बात हो रही है ये। तो इसमें क्या बता रहा है, 3 तरह के कंपन होते हैं, वो बता रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी और जो है सतही तरंगे। तो इसमें क्या बात हो रहा है, देखिए ये यहाँ पे यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे यह तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुँचती है। यानी कि जब कंपन होता है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ से जो तरंगे उठती हैं वो होती हैं
पी प्राइमरी तरंगे जो सबसे पहले पहुंचती है कहाँ पे, इस स्थल पे। तो ये बात हो रही है। ओके, पृथ्वी से गुजरने के लिए यह इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग न तो उधर होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, यह ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ये क्या होता है अनुदैर्ध्य तरंगे, वो देख लीजिए। जैसे ये तरंगे चल रही है तो इसमें इधर की तरफ प्रेशर, इधर की तरफ प्रेशर, या फिर इधर की तरफ प्रेशर, इधर की तरफ प्रेशर, यानी कि उसी सतहों में आगे या पीछे जो प्रेशर होता है उसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। जो तरंगे ऐसे चलती हैं आगे पीछे होकर के। ओके, आगे पीछे, तो मतलब वैसी तरंगों को क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। बस आप ये जानिए आगे पीछे होकर के चलती हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे है स्प्रिंग। स्प्रिंग अगर आप दबा करके छोड़ो तो क्या होता है, वो ऊपर नीचे होता है ना, तो वो दाएं बाएं नहीं होता है, ऊपर नीचे होता है। तो अगर आप स्प्रिंग को खड़े नहीं पट करके लेटा दो और उसको दबाओ तो वो ऐसे ही आगे पीछे करके उसमें कंपन होगा। ओके, तो वही बात हो रहा है अनुदैर्ध्य तरंगे, जिसके कारण यह चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है। ओके, तो ये हो गया अनुदैर्ध्य तरंगे। तो यहाँ पे आपको इससे क्या आएगा आपके एग्जाम में कि कौन सा तरंग है जो प्रत्येक माध्यम से गुजरता है, पी तरंगे। एक यहाँ से इंपॉर्टेंट ये हो गया, सबसे पहले पहुँचती है कौन सी तरंगे, पी तरंगे। तो यहाँ से ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, हमने पी देख लिया यानी कि प्राइमरी तरंगे देख लिया हमने। अब हम देखेंगे द्वितीयक अथवा एस मतलब सेकेंडरी तरंगे। ओके, द्वितीयक, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है और तरल माध्यम में लुप्त हो जाती है। ओके, देखिए द्वितीयक, सेकेंड, अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं पहले वो देख लीजिए। ये मान लीजिए जो तरंगे ये ऐसे ऊपर फिर नीचे फिर ऐसे जो चलती हैं, जो ऊपर जाती है तो श्रृंग, नीचे आती है तो गर्त बनाती है, फिर ऊपर जाएगी तो श्रृंग बनाएगी, नीचे आएगी तो गर्त बनाएगी। और इनका दिशा ऐसे लंबवत होता है, फिर नीचे लंबवत होगा, फिर ऐसे लंबवत होगा। तो ऐसे ही आगे चलती जाती है ऊपर नीचे होते हुए। तो वो कौन सी होती है, वो होती है अनुप्रस्थ तरंगे। तो एस तरंगे क्या है, वो है अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ओके, ये देखिए उसके बाद क्या लिखा है, यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है और तरल माध्यम में लुप्त हो जाती है। दोस्तों अभी हमने पिछले ही क्लास में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ा था। ऐसे पृथ्वी के अंदर यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, ऐसे यहाँ पे है भूपर्पटी और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आवरण, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोल रहे थे, आवरण, और इंग्लिश में बोल रहे थे मेटल। नीचे क्या है, नीचे है दोस्तों कोर। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो लास्ट का ये जो है ये है एकदम से द्रव्य पदार्थ में, और ये सब जो है ये है ठोस पदार्थ में। तो वहीं पे ये बात क्या कह रहा है कि केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है, यानी कि ये मैक्सिमम कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा मैक्सिमम। ओके, यानी कि अगर यहाँ पे कहीं कंपन हो रहा है तो कंपन होकर के ऊपर भी जाएगा धरातल पे और नीचे भी जाएगा, तो नीचे बस यहीं तक जाएगा। ये बात तो हो रही है। ओके, होकर गुजरती है, तरल माध्यम में लुप्त हो जाती है। ऊपर मान लीजिए जा रहा है, अगर बीच में अगर कहीं कंपन हो गया, पृथ्वी के अंदर की बात हो रही है दोस्तों, बीच में कहीं कंपन पैदा हुआ प्लेटों के बीच में, तो कंपन नीचे भी जाएगी ऊपर भी जाएगी। ऊपर जब जाएगी तो अगर मान लीजिए कहीं समुद्र में वो कंपन आ गई तो वहाँ पे क्या बता रहा है कि अभी देखिए, ये देखिए क्या कह रहा है, ठोस माध्यम से होकर गुजरती है और तरल माध्यम में लुप्त हो जाती है। कौन सी तरंगे, एस तरंगे। तो आपके एग्जाम में अगर आता है कि अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी तरंगे हैं, तो वो होगी न पी न एल न कोई और, कौन सी होगी, एस तरंगे अनुप्रस्थ। ओके, एक तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्या आएगा कि कौन सी तरंगे केवल ठोस माध्यम में होके गुजरती है, सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम में। तो क्या उत्तर होगा, एस तरंगे, ना ही प्राइमरी ना ही ये एल। ओके, एस तरंगे ही सिर्फ और सिर्फ ठोस में गुजरती है और तरल माध्यम में लुप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन में आपके ऐसे ही बनेगा कि ठोस माध्यम से होकर एकमात्र गुजरने वाली कौन सी तरंगे है, तो वो होगी एस तरंगे। ये औसत वेग ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलिए, सतही अथवा एल तरंगे, सरफेस और एल वेव, इन्हें धरातली या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों अब यहाँ पे ज़मीन पे नीचे से भूकंप का तरंग आया, ओके, और अब यहाँ आकर के ज़मीन पे लहर मार रहा है वो। तो जो ज़मीन पे जो लहर करता है, धरातली लंबी तरंगों, ये क्या क्या लिखा है यहाँ पे, धरातली
धरातलीय लंबी तरंगों के नाम से पुकारा जाता है। तो नीचे से ऊपर आकर के जो सरफेस पे ऊपर ऐसे चलता है उसे बोलते हैं सतही अथवा एल तरंगे। ओके, ये क्या कह रहा है, इन तरंगों की खोज HD लव ने की थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सतही तरंगों की खोज किसने की थी, एग्जाम में आ जाए, या फिर ये पूछ दे एल तरंगे जो है एल वेव की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा एल से आप एल लव, ओके, एल से लव। ओके, देखिए इन्हें कई बार लव वेव भी कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर आए कि लव वेव किसे कहा जाता है तो वो एल तरंगे है जो इन्हें कहा जाता है लव वेव। ओके, आगे देखिए, इनका अन्य नाम आर वेव, रे लाइट वेव्स भी है। अगर आपके एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि एल वेव किन्हें कहते हैं, लव वेव तो वो बोलते हैं एल तरंगे को, पूछ दे आर वेव किसको बोलते हैं, प्राइमरी को, सेकेंडरी को, आकि एल वेव को, तो क्या होगा आर वेव, वो होगा एल। ध्यान दीजिएगा, ये दो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए, ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती है। हमने बताया ना कि ऊपर जाकर कैसे चलती है धरातल पे, तो धरातल तक ही सीमित रहती है। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजरती है। ओके, क्या बता रहा है, तीनों माध्यमों में से होकर गुजरती है, कौन सी, एल वेव। ओके, तो यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा एग्जाम के लिए, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा तो है ना ये कि कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है ना कि सभी माध्यमों से होकर गुजरती है, बट ये है दोस्तों, ये जो लिखा तो है सब पे, बट ये देखिए यहाँ पे दोस्तों जब आप आएंगे तो यहाँ तक ये आती ही नहीं है। तो इसलिए आपके एग्जाम में अगर ये पूछे कि कौन सी तरंगे हैं जो सभी माध्यम से होकर गुजरती है, प्राइमरी, सेकेंडरी या एल वेव, तो आपको प्राइमरी पे ही टिक करना है, एल पे नहीं, क्योंकि एल दोस्तों सरफेस पे ही रह जा रही है, वो नीचे यहाँ तक तो आ ही नहीं रही है, तो इसलिए ये चीज़ है। अब आगे देखिए, चाल इंपॉर्टेंट नहीं है, सतही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती है। हाँ तो दोस्तों वो तो सही बात है, अगर सरफेस पे हमारा यहाँ पे बिल्डिंग बना है और इसके नीचे कंपन हो रही है तो फिर यही हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस होगा। क्या पता जो नीचे जो कंपन हो रहा है वो यहाँ तक आते 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 समाप्त हो जाए, कम हो जाए, बट जितना रिएक्टर पे यहाँ पे हलचल होगा वो हमारे बिल्डिंग को, हमारे घरों को एकदम उसी रूप में नुकसान पहुँचाएगा। तो इसलिए हमारे लिए ये तरंगे बहुत डेंजरस हो जाती हैं। तो एग्ज़ाम में अगर ये पूछ दे कि कौन सी तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या एल वेव, तो क्या होगा, एल वेव। ओके, आप ध्यान रखिएगा, एल लगा देती है ये, कौन सी वेव, एल वेव एल लगा देती है, तो इसलिए अत्यधिक विनाशकारी होती है। ओके, आगे चलिए, ये देखिए, भूकंपी तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा रेखांकित किया जाता है, इससे इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। ओके, अगर आपको ये पूछा जाए कि भूकंप को किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है, तो याद रखिएगा सिस्मोग्राफ, किससे, सिस्मोग्राफ। आगे चलिए, ये देखिए, सभी भूकंपी तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है, वह कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। तो इसमें दोस्तों ये हमारे एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर फिर भी आप जानना चाहते हो तो बेसिक सी बात है ये, बहुत सी बेसिक सी, कि जो भूकंपी तरंगे हैं वो जब अधिक घनत्व रहता है तो वो बढ़ जाता है, और जब कम घनत्व रहता है तो वो मतलब वो घट जाता है। बेसिक सी बात है, ज़्यादा घनत्व तो ज़्यादा वो बढ़ता है, कम घनत्व तो कम हो जाता है, बस। ये देखिए, केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, परंतु वहाँ पर उनका वेग कम हो जाता है। अभी हमने ऊपर बताया ना कि प्राइमरी और एल वेव, ये दोनों वेव जो है ये तीनों अवस्था में गुजर सकती हैं, बट अगर एग्जाम में आ जाए और उसमें पी और एल और एस दिया हो तो आपको पी पे ही टिक करना है। क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे बता रहा है वो, केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, परंतु वहाँ पर उनका वेग कम हो जाता है। पिछले लेक्चर में हमने बहुत डिटेल से देखा था कि ये जो हिस्सा है पृथ्वी का सबसे नीचे वाला, ये जो है द्रव फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। ओके, तो वहाँ से भी ये गुजर सकती है प्राथमिक तरंगे, बट क्या है कि वहाँ पे इसका भी वेग कम हो जाता है, किसका, प्राइमरी वेव का, प्राथमिक तरंगों का। ओके, आगे देखिए, गौड़ तरंगे, गौड़ मतलब वही जिसकी बात हो रही है, द्वितीयक। ओके, एस वेव, गौड़ तरंगे द्रव पदार्थ में से नहीं गुजरती है, हमने ऊपर ही पढ़ा है अभी कि ठोस में गुजरता है और तरल में लुप्त हो जाता है। आगे देखिए, एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती है, हमने बताया कि बस उसी पे चलती है, इसलिए ये ज़्यादा विनाशकारी हो जाती है। ओके,
चलिए, विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित तथा अपवर्तित होती है। ओके, इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, अब ये भूकंप आ रहा है। ओके, मान लीजिए यहाँ भूकंप आया, तो कहाँ पे किसको क्या कहते हैं वो दिया हुआ है यहाँ पे, तो देख लेते हैं। अभी आपको बता रहे हैं अच्छे से डिटेल में। केंद्र, भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट PSL 3 प्रकार की तरंगे पहुँचती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है। पृथ्वी के भीतरी भागों में से ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती हैं। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक P तथा S तरंगे पहुंचती है। केंद्रीय भाग कोर पर पहुंचने पर S तरंगे लुप्त हो जाती हैं और P तरंगे अपवर्तित हो जाती हैं। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती है। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये ऐसे मान लीजिए पृथ्वी का नीचे का हिस्सा है। ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए भूकंप आई, तो जहाँ पे ये जस्ट वहीं से निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उद्भव स्थान को केंद्र बोलते हैं, यानी कि सेंटर बोलते हैं। जस्ट जहाँ से निकलती है ये क्या, भूकंप का वेव, तो उसको बोलते हैं हम लोग केंद्र। यहाँ से 3 ये निकलती है, हमने अभी देखा है अच्छे से। मार्ग बदल करके अवतल मार्ग यात्रा करती है, ठीक है। धरातल के साथ 11 किलोमीटर पे PSL में पहुँचती है। अभी हमने इसको पूरा डिटेल से दोस्तों पढ़ लिया है, वही यहाँ पे डिटेल में बता रहा है। बस आप इसको यहाँ पे यही जानना है कि यहाँ जहाँ से निकलता है उसको बोलते हैं, उसको भूकंप का केंद्र बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। और इस क्षेत्र, और इसके बाद भूकंप जो है जहाँ पे ये वेव, कौन सा वेव, प्राइमरी, सेकेंडरी और L तीनों वेव जहाँ तक नहीं पहुँच पाती है जिस एरिया में, उसको बोलते हैं छाया क्षेत्र। बस इतना ही जानना है आपको और कुछ नहीं इसमें। आगे देखिए, अधिक केंद्र, ओके, यानी कि एपी सेंटर। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र पर सबसे पहले P तरंगे पहुंचती है। अभी हमने बताया है कि यहाँ से सबसे पहले पहुंचती है P, वही बता रहा है यहाँ पे। और ये कह रहा है कि भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर, मान लीजिए ये भूकंप यहाँ पे आया, इसके ठीक ऊपर यहाँ पे स्थित बिंदु को भूकंप का अधिक केंद्र कहते हैं। ओके, जहाँ से निकला उसको तो सेंटर बोल लिए, यहाँ पे सेंटर हो गया। जहाँ पे आया ये बाहर, उसको बोलते हैं अधिक केंद्र। ओके, चलिए, ये भी हमारे एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। अंतःसागरीय भूकंपों यानी कि अगर बता रहे ना कि ज़मीन के नीचे भूकंप आता है, प्लेटों के बीच में होता है हलचल, तो भूकंप आता है लैंड पे। बट मान लीजिए समुद्र के नीचे जो यहाँ पे प्लेट है उसमें हलचल होता है, और जो भूकंप समुद्र में आता है तो उस समुद्र को जापान में क्या नाम दिया गया है, सुनामी। ओके, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारे भारतीय तट पे सुनामी किस वर्ष में आया था। ओके, किस वर्ष में आपके भारत के तट पे सुनामी आया था, ये आपको बताना है कमेंट करके। ओके, आगे चलिए। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके 3 स्केल हैं, राशिफेल स्केल, मर्केली स्केल और रिएक्टर स्केल। ओके, चलिए, आपके एग्जाम में अगर ये पूछ दे कि भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ के प्रकार पूछ दे, प्रकार तो ऐसे नहीं पूछेगा, आपको ऐसे आ सकता है एग्जाम में कि ये नाम दे दे कि राशिफेल स्केल, मर्केली स्केल और रिएक्टर स्केल किस यंत्र के वो स्केल है। तो ध्यान दीजिएगा, सिस्मोग्राफ के ये क्या है, स्केल है। कौन कौन से, राशिफेरल, मर्केली और रिक्टर स्केल। अब इसमें हम देखते हैं इन तीनों स्केल में इम्पोर्टेंट है हमारे लिए रिएक्टर स्केल, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे देखते हैं। भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिएक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने की थी। ओके, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रिक्टर स्केल। चार्ल्स रिक्टर ने की थी। ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे, याद रहे। और किस साल में किए थे, 1935 में किए थे। 1935 में अमेरिका के वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा रिक्टर स्केल का मतलब वो विकास या फिर उसका खोज, मतलब कुछ भी कह लीजिए आप, किया गया था। यह एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। ओके, एग्जाम में दोस्तों ऐसे भी आ जाता है कि रिक्टर स्केल पे जो पाठ्यांक है वो कैसे होता है, 1 से 9 होता है, 10 से 100 होता है, 1000 से 10,000 होता है। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, मतलब बिल्कुल आ सकते हैं। तो
ध्यान दीजिएगा 1 से 9 तक होता है क्या, पाठ्यांक रिक्टर स्केल का। ओके, एक क्वेश्चन ये हो गया। और आगे देखिए, रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। यहाँ से भी दोस्तों एग्जाम में आ सकता है कि रिक्टर स्केल पर, दोस्तों यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ, और ये मतलब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है तो समझ लीजिए कि आपके एग्जाम का या फिर उस शिफ्ट का सबसे टफ क्वेश्चन होगा वो। ओके, बट आपको टफ क्वेश्चन भी डील करना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको सबसे ज़्यादा मतलब बाकी लोगों से अच्छे क्वेश्चन करना है, तो इसलिए यहाँ पे आपको अच्छे से जानना समझना जरूरी है। देखिए, रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। एग्जाम में आ जाए कि रिक्टर स्केल में पिछली इकाई प्रत्येक अगली इकाई अपनी पिछली इकाई से मतलब कितने गुना अधिक तीव्रता बताता है। 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, तो ध्यान देना है 10 गुना। चलिए, तो ये हमने पढ़ दिया अब भूकंप के बारे में। अब चलिए अब देखते हैं विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोग्राफिक। ज़मीन पे कितने प्रकार की आकृतियाँ होती हैं, जिसको हम लोग स्थलाकृतियाँ बोलते हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं वो देख लेते हैं। देखिए, मेन जो है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पर्वत, पठार, मैदान। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे एक ही फिगर में तीनों एक तरह से शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। ये हो गया पर्वत, ये हो गया पठार, उसके बाद समतल ये मैदान जो है ये हो गया मैदान। एकदम ऊंचा भाग पर्वत, थोड़ा सा ऊंचा भाग ऊपर का ये सरफेस फ्लैट, और ये पोर्शन एकदम खड़ा सीधे तो पठार, उसके बाद ये बराबर बराबर सब एकदम ज़मीन है तो वो है मैदान। ओके, तो ये था शॉर्ट में। चलिए अब डिटेल में देखते हैं। पर्वत, उत्पत्ति के अनुसार पर्वत जो है वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहला देखते हैं ब्लॉक पर्वत। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो उन्हें ब्लॉक पर्वत कहते हैं। देखिए, उसके बाद देखते हैं अभी बीच में धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। इन पर्वतों के शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं ये वासडेस जो कि फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है, साल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में है। दोस्तों देखिए, ब्लॉक पर्वत यानी कि पहले से ही एक पर्वत है। यहाँ पे मान लीजिए पहले से एक पर्वत है, और वो जो पर्वत है वो ये ऐसे हो गया, पहले से ही पर्वत है वो, बट बीच का जो हिस्सा है वो धंस गया। तो अब ऐसे पर्वत को क्या नाम दिया जाएगा? दोस्तों, यदि आपको चट्टान के बारे में पढ़ना है, चट्टान के बारे में, तो हमारे पिछले वीडियो में आप चले जाइए, वहाँ पे हमने बहुत ही डिटेल से बताया है कि कौन कौन से चट्टान होते हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है। ओके, उसमें हमने बताया है आग्नेय चट्टानें कैसे बनती हैं, उसके बाद हमने बताया है कि अवसादी चट्टानें कैसे बनती हैं, और फाइनली लास्ट में रूपांतरित यानी कि कायांतरित जो चट्टान होती है वो कैसे बनती है। तो देखिए, जब चट्टान बनकर तैयार हो जाता है तो फिर उस चट्टान के बाद क्या बनता है, ये देखिए पर्वत। यहाँ पे ये चट्टान पहले से है, बीच में धंस गया, किनारे किनारे ऊंचा हो गया, तो ऐसे मतलब पर्वत को क्या बोलेंगे हम लोग? ब्लॉक पर्वत बोलेंगे, ब्लॉक पर्वत। और बीच में जो धंस जाता है ये बन जाता है रिफ्ट घाटी। तो कुछ नदियाँ हैं जो इसी रास्ते होकर के बहने लगती हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदियाँ, और इस तरह के पर्वत को बोलते हैं हम लोग ब्लॉक पर्वत। दोस्तों, हमारे भारत में ऐसी कौन सी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? वो है हमारा, यहाँ पे देखिए, नहीं यहाँ पे ताप्ती और नर्मदा। ताप्ती और नर्मदा जो नदी है वो हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश से निकलती है, यहाँ पे ऐसे बहती है दोनों, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। तो रिफ्ट घाटी से ही बहती है नदियाँ, तो उनको बोलते हैं रिफ्ट घाटी की नदी। तो ये हो गया ब्लॉक पर्वत। ये देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है ये कि अगर एग्जाम में आ जाए कि वासडेस पर्वत ये कहाँ पे है, तो ये है फ्रांस में। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो ध्यान रहे जर्मनी में है। और साल्ट रेंज ये कहाँ पे है, ये है पाकिस्तान में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब आगे चलिए, इसके बाद क्या है, पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत। पर्वत कैसे कैसे बने हैं उसके बारे में सिद्धांत दिए हैं लोगों ने। कौन दिया है? भूगोलवेत्ता ने। तो देखते हैं कि कौन सा सिद्धांत है और किसने दिया है, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे भू सन्नति सिद्धांत किसने दिया है? कोबर ने। तापी संकुचन सिद्धांत किसने दिया है? जेफ्रीज ने। महाद्वीपीय फिसलन ये दिया है डेली ने। महाद्वीपीय विस्थापन ये किसने दिया है? वेगनर ने। संवहन तरंग ये है होम्स का। रेडियो एक्टिविटी ये है जोली जी का।
ये प्लेट विवर्तनिक, ये कौन है? हैरी हेस। दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 7 सिद्धांत है और 7 भूगोलवेत्ता है। अगर आप सबको याद कर पाओ तो वेरी गुड, सो फार सो गुड, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। ये देखिए, अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि मुझे इसमें से कौन सा याद करना है, तो मैं आपको क्या बोलूँगा? भू संगति याद करो, जिनके हैं कोबर। उसके बाद महाद्वीपीय विस्थापन याद करो, जिसके हैं वेगनर। उसके बाद लास्ट का प्लेट विवर्तनिक, इसको याद करो, जिनके हैं हैरी हेस। ये तीनों याद करके चलोगे तो आप कंफर्ट जोन में रहोगे। बाकी सब याद कर लोगे तो फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। आगे देखिए, प्लेट विवर्तनिकी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने 1965 ईस्वी में किया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय WJ मॉर्गन को दिया जाता है। ओके, अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं कि प्लेट जो विवर्तनिकी ये शब्द है सबसे पहले किसने यूज किया था? तो वो यूज किए थे टूजो विल्सन ने। कब? 1965 में। तो ये हो गया एक क्वेश्चन यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि वही चीज़ है, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत ही है, बट वो किस तरह का है? वैज्ञानिक व्याख्या उसका आपके एग्जाम में आ जाए कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का वैज्ञानिक व्याख्या किसके मतलब किसने किया है? तो WJ मॉर्गन। तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले पे। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर की बेसिन से होती हुई जाम्बेजी नदी तक 48,000 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों ये पूरा, दोस्तों यहाँ पे ये पूरा आपका अफ्रीका है, और यहाँ पे ऐसे सऊदी अरब है, और यहाँ पे दोस्तों ये फिलीपींस नहीं, सॉरी ये है जॉर्डन, यहाँ पे लिखा ना अभी जॉर्डन। तो यहाँ से नदी वो चलती है, फिर बीच में जो है, बीच में क्या है? लाल सागर है। इस लाल सागर को पार करते हुए आती है कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये इतनी लंबी है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं? विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी में जॉर्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर की बेसिन से होती हुई जाम्बेजी नदी तक 48,000 किलोमीटर लंबी है। तो हमने आपको फिगर बना के बता दिया है कि कैसे क्या है। तो अगर आप इसको याद कर पाओ तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हो, ये एग्जाम में आने का चांस बहुत ही कम है। ओके, बहुत ही कम है। आगे देखिए, अब बता रहा है कि पर्वत जो है कितने कितने प्रकार के हैं। एक हमने देख लिया ब्लॉक पर्वत। अब अगला क्या है? अवशिष्ट पर्वत। ये पर्वत चट्टानें अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जैसे विंध्याचल एवं सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, सियरा जो स्पेन में है, गैसा एवं बूटे जो कि अमेरिका में है। अवशिष्ट पर्वत अपरदन के, देखिए मान लीजिए ये पर्वत है, अभी हमने पढ़ा ना, ये कौन सा पर्वत है? अभी हमने पढ़ा है, ये है ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक पर्वत। तो अब देखिए, मान लीजिए बरसात से, हवा से, इसमें से फिर से टूट टूट करके कण निकल करके कहीं पे आ करके जमा हो गए छोटे स्तर पे, तो वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अवशिष्ट पर्वत, जो कि अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। ओके, समझ में आ गया? अब देखिए इसमें क्या क्या है एग्जाम्पल, वो है विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ये कहाँ पे है विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ? ये दोस्तों है हमारे MP में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे लिख देते हैं MP। उसके बाद है नीलगिरी। ये कहाँ पे है? ये दोस्तों जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे तमिलनाडु और केरल की सीमा पे है। कौन सी? नीलगिरी पहाड़ियाँ। यहीं पे हमारे भारत की जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आ करके मिलता है, उसी को मतलब वहीं पे क्या है? नीलगिरी पहाड़ियाँ है। ओके, जो कि हमारे केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। अगला क्या है? पारसनाथ। ये दोस्तों मतलब ये भी आपके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पारसनाथ की पहाड़ियाँ ये कहाँ पे है? ये दोस्तों झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है। राजमहल की पहाड़ियाँ जो कि भारत में है, भारत में कहाँ पे है? झारखंड में। पारसनाथ, राजमहल दोनों पहाड़ियाँ कहाँ पे है? झारखंड में है। उसके बाद आपको ध्यान देना है सियरा पर्वत कहाँ पे है? स्पेन में है। गैसा एवं बूटे ये पर्वत है, ये है अमेरिका में। ओके, याद रखिएगा। आपको ये नहीं पूछेगा कि किस पर्वत को बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत, बट ये पूछ सकता है पर्वत के नाम लेकर के कहाँ पे है वो। आगे है संचित पर्वत।
भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला पर्वत। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है वलित पर्वत। ये पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत हैं जिन पर असंख्य अपनतियाँ, ये अपनतियाँ, यहाँ पे देखिए, असंख्य अपनतियाँ और अभिनतियाँ होती हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज और एंडीज आदि। दोस्तों, ये भी आपको पढ़ने के बाद एग्जाम में आपको ध्यान ऐसे नहीं देना है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको बस ये लहरदार पर्वत होती है। कौन सी? वलित पर्वत। ये आपको बस जानना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है। एग्जाम में आपको ये देखिए जो पर्वत दिए हुए हैं ये किस किस देश में है ये आपको पूछ सकता है। ओके, हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज और एंडीज। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे है। हिमालय नो डाउट इंडिया में, यानी कि भारत। अब देखते हैं उसके बाद ये आल्प्स, ये कहाँ पे है? आल्प्स, ओहो ये क्या हो जा रहा है? आल्प्स ये कहाँ पे है? ये है दोस्तों हमारे यूरोप में। यूरोप में कौन सा है? आल्प्स पर्वत है ये। ओके, फिर देखिए यूराल। यूराल कहाँ पे है? यूराल दोस्तों ये ऐसा पर्वत है, ये यहाँ पे देखिए यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करता है, बीचों बीच में है। कौन सा? यूराल पर्वत। ओके, अगला देखिए राकी। राकीज पर्वत ये कहाँ पे है? ये जब आप जाएंगे उत्तरी अमेरिका में, तो ये अमेरिका है ऐसे, ऊपर यहाँ पे कनाडा है, तो यहाँ पे ऐसे है ये, और नीचे जो है मैक्सिको यहाँ तक फैला हुआ है। वो कौन सा पर्वत? राकीज पर्वत। कनाडा से उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से मैक्सिको, एक तरह से ये 3 देश में फैला हुआ है। कौन? राकीज पर्वत। ओके, अब आगे देखिए इंडीज, ये कहाँ पे है? इंडीज ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका में, ऐसे यहाँ पे ये जो दक्षिण अमेरिका ऐसे है ये, तो यहाँ पे है ये कौन सा? इंडीज पर्वत। तो ये आपको ये पर्वत के नाम और देश पता होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे देखिए, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। नो इम्पोर्टेंस। आगे चलिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी है, जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। अभी हमने बताया ना आपको कि यहाँ पे है ये, यानी कि इसके ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, पश्चिमी तट पे है क्या? एंडीज पर्वत। आपके एग्जाम में आ जाए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत कौन सी है, तो कौन सी होगी? एंडीज, जो कि कहाँ पे है? वो है दक्षिण अमेरिका में। ध्यान दीजिए कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। आगे चलिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी वो कौन है? माउंट एवरेस्ट है, पता ही होगा आपको। ये है कहाँ पे? ये है नेपाल में। कहाँ पे है? नेपाल में है। हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। अगला है अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो, तंजानिया में अवस्थित है। दोस्तों ये जो माउंट पर है, ये माउंट किलिमंजारो, एग्ज़ाम में दोस्तों मतलब भर भर के कई बार कई एग्ज़ाम में पूछा है। तो इसको तो अगर आप बिगनर हो तो पक्का इसको याद कर लो। कहाँ पे है माउंट किलिमंजारो? वो है तंजानिया में। अफ्रीका का देश तंजानिया जो है उसी में है माउंट किलिमंजारो। ओके, बिगनर हो तो पक्का इसको याद कर लीजिए, मतलब एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे चलिए, वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत, जिसे नाम दिया गया है प्लेट टेक्टोनिक, की संकल्पना पर आधारित है। वलित पर्वतों का निर्माण इसी सिद्धांत पे आधारित है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जहाँ आज हिमालय पर्वत खड़ा है, वहाँ किसी समय में टेथिस सागर का नामक जो विशाल भू अभिनति अथवा भूद्रोणी थी। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण टेथिस सागर में बल पड़ गए और वह ऊपर उठ गया, जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। दोस्तों ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि पहले जो है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पहले जो है सभी महाद्वीप एक जगह ऐसे इकट्ठे थे। ओके, चारों तरफ सागर था। ओके, तो ये जो उस समय महाद्वीप था जो सब एक ही में था,
इसी में एशिया महाद्वीप था, इसी में उत्तरी अमेरिका, इसी में दक्षिणी अमेरिका, इसी में ऑस्ट्रेलिया, सब एक ही में जॉइंट थे। तो उसका नाम था पैंजिया। क्या नाम था? पैंजिया। ओके। और ये जो सागर, जो पूरा पानी था चारों तरफ, इसका नाम था पैंथालासा। क्या था? पैंथालासा। पैंथालासा। और जो ये लैंड था पूरा, ये वो था पैंजिया। उसके बाद कई वर्षों के बाद इसमें दरार आया और ये टूटना अलग हुआ, टूट करके अलग हुआ। ओके। जब ये ठोस जो था ये टूटा तो एक हिस्सा इधर चला गया तो वो बन गया उत्तरी अमेरिका, एक हिस्सा इधर आ गया तो वो बन गया दक्षिणी अमेरिका, एक हिस्सा टूट करके इधर चला गया तो वो बन गया क्या? हमारा यूरोप, और पूरा इधर का वो क्या बोलते हैं, रूस, चीन, वो। उसके बाद एक हिस्सा टूट करके यहाँ पे क्या बन गया? अफ्रीका बन गया। और फिर अफ्रीका में से फिर कुछ हिस्सा टूटा, वो बन गया क्या आगे चल के? इंडिया। और फिर इंडिया से में से एक टुकड़ा टूटा, वो नीचे चल के क्या बन गया? ऑस्ट्रेलिया बन गया। तो उसी एक मतलब जो था पैंजिया, उससे टूट करके सारे महाद्वीप आज के जो है वो मतलब अस्तित्व में आए हैं। तो इसमें ये हो गया। इसमें जो आ करके ये चाइना जाकर जो मतलब ये चाइना और ये रूस है, ये जो प्लेट, इसको बोलते हैं यूरेशिया प्लेट, ये टूट करके यहाँ आ गया था। और अफ्रीका में से जब भारत यहाँ से टूटा तो वो ऐसे उत्तर की ओर खिसकते हुए आया और आ करके यहाँ पे ऐसे लग गया। जब यहाँ पे लगा तो इन दोनों के बीच में टक्कर हुई, और टक्कर होने की वजह से यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। तो वही ये यहाँ पे बता रहा है। ओके। और ये यहाँ पे हो गया 33 सागर में बल पड़ गया और वहाँ ऊपर उठ गया। तो मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पे इंडिया मतलब सरकते सरकते हुए आ रहा था, और यहाँ पे ये अफ्रीका है। तो जब ऐसे सरकते हुए जा रहा था तो यहाँ पे पानी ही था ना, ये वही है ये 33 सागर। तो इसमें आया, फिर यहाँ पर के ऐसे मतलब जब टक्कर हुआ तो हिमालय का निर्माण हुआ। तो यह बस आपको जानना था। अभी इसमें से एग्जाम में कुछ भी आने वाला है नहीं, बट आपको पता होने चाहिए। ओके। ये यहाँ पे ये ठीक है। चलिए उसके बाद अब आगे चलते हैं। भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट आबू। ओके। एग्जाम में हमारे बार बार मतलब भर भर के फिर से ये क्वेश्चन फिर भर भर के आता है क्या कि अरावली पर्वत जो है ये है विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत। ओके। तो एग्जाम में कैसे आता है कि विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वत कौन से हैं? विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वत कौन से हैं? तो वो है हमारे भारत में जो है वो है अरावली पर्वत, वही है विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत। ओके। वलित पर्वत अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि वलित पर्वत कैसे होते हैं। ओके। वो कैसे बनते हैं? वो धरातल की चट्टानों पर जब मोड़ आ जाता है तो उससे वो क्या बनते हैं? वो बनते हैं वलित पर्वत। वलित पर्वत। ओके। आगे चलिए। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है। माउंट आबू ये भी एग्जाम में आता है कि अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है। 3-4 ऑप्शन दे देगा तो आपको ध्यान देना है कौन सा है। माउंट आबू। ओके। अरावली का ही है सबसे ऊंचा चोटी जिसका नाम है माउंट आबू। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद ये देखिए माउंट आबू के निकट जो है एक है गुरु शिखर। ये भी एग्जाम में आता है कि गुरु शिखर किस पर्वत पे है। गुरु शिखर किस पर्वत पे है? तो वो है माउंट आबू पर। और माउंट आबू कहाँ पे है? ये है अरावली पर्वत पर। ओके। ध्यान रखिएगा अरावली पर्वत, इसके ऊपर क्या है? माउंट आबू, और माउंट आबू पे है गुरु शिखर। ध्यान दीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ विद्वान अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके। आगे चलिए। अब चलते हैं हम लोग पठार पे। अब कहाँ चलते हैं? पठार पे। हमने पर्वत देख लिया जिसमें ब्लॉक पर्वत था, अवशिष्ट पर्वत था, संचित पर्वत था और वलित पर्वत था। उसके बाद हमने वलित पर्वत में देखा कि क्या क्या था, हिमालय, आल्प्स, यूराल, राकीज और एंडीज था। अब हम चलते हैं किस पे? पठार पे। ओके। पठार धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है। कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार है जैसे तिब्बत का पठार और बोलीविया का पठार और कोलंबिया का पठार। ये सिंपल सी बात मैं जो भी आपको स्टार्टिंग में ही बताया हूँ कि पठार क्या होते हैं कि वो ऐसे उनका खड़ा इनका वो होता है फेस दोनों साइड, और ये ऊपर जो है ये समतल होते हैं। ये जो सामान्यतः इसकी ऊंचाई क्या होती है? 300 से 500 फीट होती है।
ओके। ये और ये जो उसका ये ढाल है, ये ऐसे ही तीव्र ढाल होता है, सीधे खड़ा होता है, तो वो क्या होता है, पठार होता है। बस आपको ये जानना है इसमें। और फिर आपको ये जानना है कि तिब्बत का पठार आपको पता ही है कहाँ पे है, तिब्बत में है। बोलीविया का पठार है, ये कोलंबिया का पठार है। बस यहाँ पे मतलब ये अब ये यहाँ से यहाँ तक सिर्फ पढ़ना था एग्ज़ाम में, यहाँ से कुछ भी आने वाला नहीं है। आगे चलिए, ये क्या दिया है, अंतर पर्वतीय पठार, पर्वतमालाओं के बीच बने पठार, इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्वतपदी पठार, पर्वत व तल के मैदान के बीच में उठे समतल भाग, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। महाद्वीपीय पठार, जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलिथ भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभर आते हैं, तब ऐसे पठार बनते हैं। जैसे दक्षिण का पठार, लैकोलिथ। हमने दोस्तों अभी पिछले वीडियो में ही हमने सब अच्छे से देखा है कौन कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। तो उसमें एक बनता है भूकंप से, भूकंप के नीचे लैकोलिथ, मतलब ये हम बताया कल कि ये भूकंप आया नीचे, ओके। ये जो मैग्मा जो लावा होता है ये ऐसे निकलता है, फिर ज़मीन के नीचे ही और समतल के थोड़ा सा नीचे, ज़मीन के नीचे ही रहता है बट थोड़ा सा ही नीचे, और यहाँ पे जमा हो जाता है ऐसे गुंबद टाइप का। और समय के साथ साथ जब हवाएं चलती हैं और इस ज़मीन का अपरदन होता है, तब ये धीरे धीरे भूपृष्ठ पे दिखाई देने लगती है। तो जब तक ये ज़मीन के नीचे होती है, हम इसको क्या नाम देते हैं, लैकोलिथ। क्या नाम देते हैं, लैकोलिथ। हमने कल के वीडियो में अच्छे से कवर किया है इसको, ओके। तो ये हम देख लिए। जैसे दक्षिण का पठार, वो कौन सा पठार है दक्षिण का पठार, वो है महाद्वीपीय पठार। आगे चलिए, यहाँ से कुछ भी और इम्पोर्टेंट नहीं था हमारे लिए। ये आगे क्या है, यहाँ पे देखिए, तटीय पठार, समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार को बोलते हैं तटीय पठार, इम्पोर्टेंट नहीं है। गुंबदाकार पठार, चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार, जैसे कि रामगढ़ गुंबद, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ये दिया है रामगढ़ गुंबद, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भारत में है, ओके। भारत में भी अगर पूछ दे किस राज्य में है, तो रामगढ़ गुंबद जो है ये है राजस्थान में। कहाँ पे है, आज मतलब राजस्थान में है क्या, रामगढ़ गुंबद, ओके। आगे चलिए, अब हमने देख लिया कहाँ पे विभिन्न जो स्थलाकृतियाँ थी, उसमें हमने देख लिया पर्वत, उसके बाद हम लोग देख लिए पठार। अब हम आ गए इस पे मैदान पे। हमने अभी स्टार्टिंग बताया था ना कि पर्वत, फिर ऐसे हमने बताया था पठार, लास्ट में मैदान। तो हमने पर्वत और पठार देख लिया। अब आ गए हम इस पे प्लेन एरिया पे, यानी कि मैदान। 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल मैदान को, समतल भाग को मैदान कहते हैं। ये आपको बस नॉर्मली जानना है कि जो भी मैदान 500 फीट से कम हाइट का होता है तो वो मैदान कहा जाता है, और 500 फीट से भी ऊपर जब गया तो वो पठार हो गया, ओके। ये ध्यान दीजिएगा, क्या है इसका लिमिट, 500 फीट। उसके बाद ये मतलब एग्जाम में नहीं आएगा, बस आपको जानना है कि 500 फीट का वो एक लिमिट है, उसके नीचे मैदान, उसके ऊपर क्या, पठार, 500 फीट। आगे चलिए, अब मैदान में भी क्या क्या है ये देखिए। अपर्दनात्मक मैदान, ओके। अपर्दन के स्वरूप जो मैदान बनता है और उसको बोलते हैं अपर्दनात्मक मैदान। और अपर्दन कैसे कैसे होता है, वो नदी के, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपर्दन से इस प्रकार के मैदान बनते हैं, जो कि निम्न है। इसमें कौन कौन सा मैदान बनता है, ये देखिए, लोएस मैदान, कास्ट मैदान, संप्राय मैदान, ग्लेशियल मैदान और रेगिस्तानी मैदान। इसमें बस हमें इन 2 मैदान पे ध्यान देना है। ये आप आराम से बाकी सी और डी ई छोड़ सकते हो, ओके। ये छोड़ सकते हो, बट फिर मैं आपको पढ़ के बता दूंगा क्या है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, लोएस मैदान और कास्ट मैदान। इसमें क्या है, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी, बालू के कणों से जो मैदान बनता है उसे हम बोलते हैं लोएस मैदान। बस ये आपको जानना है, बस इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बस जानना है। उसके बाद है कास्ट मैदान, चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान, वो कौन सा होता है, कास्ट मैदान। ये भी आपको बस जानना है, रटना है, आप फिर टेंशन लेना नहीं है इसका कुछ भी। और ये मैं कहूँगा अगर न जानो तो भी कोई बात नहीं है, जान लोगे तो भी कोई बात नहीं है, और अगर जानोगे नहीं तो फिर अच्छा रहेगा कि आपको पता होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम में क्या छोड़ना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बट मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो फिर पढ़ के बता दे रहा हूँ, ओके। क्योंकि इसको हटा दो सब। ये देखिए, संप्राय मैदान, समुद्र तल के निकट स्थित मैदान, समुद्र तल के निकट जो स्थित मैदान होते हैं जिसका निर्माण नदियों के अपरदन से होता है, वो होते हैं संप्राय मैदान। हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जो होते हैं उनको बोलते हैं ग्लेशियल मैदान। उसके बाद वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप जो मैदान बनता है उसको बोलते हैं रेगिस्तानी मैदान। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने 1-2 बार बोल दिया है। आगे देखिए, निक्षेपात्मक मैदान, नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। इसमें गंगा, सतलज, मिसिसिपी एवं हांगहो के मैदान प्रमुख हैं। इस प्रकार के मैदानों में जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान प्रमुख है, ओके। यहाँ पे गंगा, सतलज, मिसिसिपी और हांगहो के मैदान प्रमुख है जो बनते हैं निक्षेप से। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलिए, अब देखिए, भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति,
भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ जो जैसे कि उत्सुत कुआं, गीजर, घोलरंध्र, डोलाइन, कास्ट झील, युवाला, पोलिये, कंदरा, स्टेलेक्टाइट, स्टेगलेमाइट, लैपिज। ये बस आपको नॉर्मली जानना है, इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सर्वाधिक उत्सुत कुआं कहाँ पे पाया जाता है, ये आपके एग्जाम में आ जाए। सर्वाधिक उत्सुत कुआं कहाँ पाया जाता है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। इसका मतलब क्या हुआ, ये उत्सुत कुआं मतलब ये देखिए, ऐसे ज़मीन के रास्ते फव्वारे के रूप में हल्का हल्का गैस और वो मतलब लिक्विड निकलता रहे जहाँ से, तो उसको बोलते हैं उत्सुत कुआं। फव्वारे के रूप में हल्का हल्का निकलता रहता है, तो वैसे कुएं को क्या बोलते हैं, उत्सुत कुआं। और ये ज़्यादा संख्या में कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। आपको याद रखना है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। आगे चलिए, सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ जैसे सर्फ, वेल्लाचली, तंगरिका, पुलिन, हुक, लूप, टोम्बोलो। ओके, बस ये आपको देख लेना है, पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ क्या क्या बनती हैं, सर्क, टार्न, अरेट, हार्न, नूनाटक, फ्योर्ड, ड्रमलिन, केम, एस्कर। तो ये भी बस आपको पढ़ना है, जानने के उतना ज़रूरत मत रखिए आप। ओके, चलिए। बट फिर भी कुछ लोगों का कहना होगा कि नहीं नहीं, हमें ये भी जानना है कि अगर एग्ज़ाम में ये पूछ दे कि तंगरिका या फिर हार्न किस प्रकार की वो स्थलाकृतियाँ हैं, तो भाई ये आपके एग्ज़ाम में 10% चांस है पूछने का। 10% से भी कम, मैं तो कहूँगा 5% चांस है। एग्जामिनर को अगर कहीं भी प्रश्न नहीं मिलेगा तो फिर वो इस पे आएगा। ओके, तो इसका इतना परसेंट कम चांस है, तो मैं तो कहूँगा आप इतना याद करके टेंशन लेने से अच्छा है कि आप कोई और टॉपिक पढ़ लोगे, तो फिर वहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने ही आने हैं। ओके, तो इसलिए मैं इसको स्किप करने के लिए बोल रहा हूँ। आगे चलिए, आपको दोस्तों ना इनपुट और आउटपुट रेशियो अच्छे से पता होना चाहिए कि हम कितना इनपुट कहाँ पे दे रहे हैं, तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, तैयारी में अगर ये चीज़ आपको नहीं पता होगा तो फिर आप ये तो मतलब सागर है, फिर आप डूबते रह जाओगे। ओके, चलिए आगे देखिए। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती है उसे फ्योर्ड कहते हैं। ओके, नो इम्पोर्टेंस। आगे चलिए, सर्क गहरे, लंबे व चौड़े गर्त है जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली सीधी या अवतल होती है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी सर्क को सर्क झील या टार्न झील कहते हैं। बस ये जानना है, इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है इसमें से। ये देखिए, सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हार्न निर्मित होते हैं। ओके, हार्न निर्मित होते हैं। आल्प्स पर्वत की चोटी, ये देखिए मैटर हार्न, ये आपको इम्पोर्टेंट है। आपको ध्यान देना है कि मैटर हार्न जो चोटी है वो किस पर्वत की है, वो है आल्प्स पर्वत की। किसकी है, आल्प्स पर्वत की, जो कि यूरोप में है। उसके बाद देखिए, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, एवरेस्ट, ये तो पता ही होगा। वास्तव में हार्न है जो सर्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित है। लगातार अपर्दन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती हैं और इनका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है, जिन्हें अरेत या तीक्ष्ण कटक कहते हैं। इन पर चढ़ना असंभव होता है। तो ये बस एक्सप्लेनेशन इतना है, हमें जानना नहीं है। बस ये जानना है कि ये मैटर्न हार्न चोटी किस पे है, वो है आल्प्स पर्वत पे। ओके, आगे चलिए। यहाँ पे देखिए, ये आपके लिए नोट इम्पॉर्टेंट है। ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं। इसी कारण ऐसी स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति यानी कि बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी कहते हैं। दोस्तों, ये कैसे पाया जाता है ज़मीन पे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस पे ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो इसलिए ये फील होता है देखने में जैसे कि अंडे की टोकरी रखी है। तो आपके एग्जाम में यहाँ पे आ सकता है कि अंडे की टोकरी की स्थलाकृति किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन में दे देगा ऐसे, यहाँ पे 3-4 चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे ना, ये देखिए यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ये सर्प दे देगा, सर्क दे देगा, आरेट दे देगा, हार्न, मतलब इसमें से कोई भी नाम दे देगा। ओके, तो आपको इसमें से बस ये ढूंढना है कि ड्रमलिन कहाँ पे है। तो अंडे की टोकरी की स्थलाकृति को क्या कहते हैं, ड्रमलिन। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा, ड्रमलिन है अंडे की टोकरी की स्थलाकृति। आगे चलते हैं। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ जियोगेन या यारडंग, इंसेलबर्ग, छत्रक, प्लेया, लैगून, बरखान, लोएस और पेडी प्लेट। ये भी बस जानना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, मरु टिब्बा, सैंड डंस, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को कहते हैं। इसके निर्माण के लिए अवरोध का होना आवश्यक है। 9 चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पौनों की दिशा में निकली होती है, बरखान कहलाते हैं।
मतलब समझिए, छोड़ दीजिए, आगे चलिए। जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं तो पवन उसे बहुत लंबी दूरी तक ले जा सकती हैं। जब ऐसी रेत बड़े क्षेत्र में जम जाती है तो इसे लोएस कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आराम से इसको आप छोड़ सकते हो। आगे चलिए। समुद्री तरंग, ये देखिए, समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, समुद्री भृंगी, ब्रिजिहा, लैगून, झील, रिया तट जो कि भारत के पश्चिमी तट पर है, स्टैक डालमेशियन यूगोस्लाविया के तट पे है। आपको बस कुछ भी नहीं जानना है। यहाँ से दोस्तों आपको बस ये ध्यान देना है कि एग्जाम में ये पूछ दे कि भारत में रिया तट कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान देना है आपको, भारत का जो पश्चिमी तट है यहाँ पाया जाता है क्या, रिया तट। बस आपको यहाँ से यही चीज़ जानना है। ओके, आगे चलिए। ये देखिए, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, नदी से क्या क्या स्थलाकृति बनती है, महाखंड या गाज, कैनियन, बी आकार की घाटी, जलप्रपात, क्षिप्रिकाएँ, जलगर्तिका, विसर्प नदी, वेदिकाएँ, जलोढ़ शंकु तथा जलोढ़ पंख, गोखुर झील, गुम्फित नदी, डेल्टा। ओके, ये आपको बस जानना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में कुछ भी नहीं है इसमें से। आगे चलिए। आगे, गहरी घाटी जिसकी विशेषताएं सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं उसे गाज कहते हैं। भारत में सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गंडक, कोसी आदि नदियां अपने पर्वतीय भागों में गाज बनाती हैं। ये भी इम्पोर्टेंस नहीं है। आगे देखिए, कैनियन गाज का विस्तृत रूप है कोलोरेडो कैनियन यूएसए, जो कोलोरेडो नदी द्वारा बना है, विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। बस आपको ये जानना है कि कैनियन गाज कहाँ पे है, तो वो है यूएसए में। ओके, बस यही जानना है आपको और कुछ नहीं। आगे देखिए, इसको हटाइए, आगे देखिए। जब नदी की तलहटी ऊबड़ खाबड़ रहती है तो नदी का जल तीव्र झोंके के साथ आगे बढ़ता है, जिसे क्षिप्रिकाएँ कहते हैं। क्षिप्रिकाओं के समूह को सोपानी जलप्रपात कहते हैं। अफ्रीका में आसवन तथा खौरतौम के बीच नील नदी में कई क्षिप्रिकाएँ तथा सोपानी जलप्रपात मिलते हैं। ओके, बस पढ़ना है, छोड़ देना है उसके बाद। जब नदी पर्वतीय प्रदेश से मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो उसकी गति ढाल कम होने के कारण धीमी हो जाती है। फलस्वरूप पर्वतीय क्षेत्र से लाए हुए नदभार को गिरिपाद में ही निक्षेप कर देती है। कालांतर में निक्षेपित नदभार गिरिपाद से बाहर की ओर शंकु के रूप में फैल जाता है, जिसे हम जलोढ़ शंकु कहते हैं। जलोढ़ शंकु की अपेक्षा नहीं, जलोढ़ शंकु की अपेक्षा अधिक चौड़े और कम ऊंचे होते हैं। जिस नदी में जल की मात्रा अधिक तथा जलोढ़ नदभार की मात्रा कम होती है वह शंकु के स्थान पर पंखों का निर्माण करती है। हिमालय, रॉकीज, इंडीज पर्वत से निकलने वाली लगभग सभी नदियाँ जलोढ़ पंखों का निर्माण करती है। पढ़ना है, छोड़ देना है, आगे बढ़ना है। देखिए, नदी प्रायः सीधी नहीं बहती है बल्कि सांप की भांति बल खाती जाती है, यानी मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को विसर्प कहते हैं। जब नदी के मोड़ में अधिक घुमाव हो जाता है तो मुख्य नदी से अलग हो जाता है। इस अलग हुए भाग को गोखुर झील कहते हैं। तुर्की की मियांडर, अमेरिका की मिसिसिपी, भारत की गंगा एवं गंडक, इटली की पो नदी अपने विसर्प एवं गोखुर झील के लिए प्रसिद्ध है। ओके, पढ़ना है, छोड़ देना है बस। उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि ये मियांडर कहाँ पे है, तुर्की में है। मिसिसिपी कहाँ पे है, अमेरिका में है। गंगा और गंडक तो भारत में है ही, पता ही होगा आपको। पो नदी कहाँ पे है, इटली में है। बस ये जानना है, उसके बाद ये छोड़ देना है, आगे बढ़ना है। आगे में ये देखिए नोट, आर्द्र प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। ऐसे 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 करके आगे बढ़ जाइए। ये देखिए, लटकती घाटियाँ, यू आकार की घाटी एवं मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। यू आकार की घाटी के तल चौड़े व किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं। आगे देखिए, जल निर्गम छिद्र और कास्ट मैदान चूना क्षेत्र की स्थलाकृति में पाए जाते हैं। ये हमने ऊपर पढ़ा है और पढ़े हैं, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़िए। सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तट रेखा के प्रकार। ओके, फियर्ड तट, किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरी तल के नीचे धस जाने से फियर्ड तट का निर्माण होता है। इसके किनारे खड़ी दीवार के समान होते हैं। उदाहरण, नॉर्वे का तट फियर्ड तट का उदाहरण है। ओके, आपको बस ये जानना है कि फियर्ड तट बनता कहाँ पे है, ये बनता है हिमानीकृत ऊंची भूमि पर। बस आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़िए। ये देखिए, रिया तट, अभी हमने पढ़ा है ना, भारत के पश्चिमी वाले तट पे है ये। कौन सा, रिया तट। नदियों द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। इसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है।
प्रायद्वीप भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट कहलाता है। आपके अगर एग्जाम में टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो ऐसे पूछेगा कि आपको एक कंडीशन देगा, ये ऐसे देगा कि नदी द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धस जाने से निर्माण होता है, उसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है और भारत के वो पश्चिमी तट पे पाया जाता है। उस तट को क्या कहते हैं? ऑप्शन में दे देगा फियर तट, रिया तट, हैफा तट, डाल्मेशियन तट। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये इसका सब क्वालिटी लिख करके आए कि नदियों द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धंसने से बनता है, गहराई समुद्र की ओर बढ़ती जाती है, भारत के पश्चिमी तट पर पाया जाता है, ऑप्शन में दे दे 3-4 तट का नाम, तो कौन सा होगा? रिया पे। ओके, चलिए आगे बढ़िए। सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को हैफा तट कहते हैं। हैफा तट क्या कह रहा है ये? तटीय भाग में कोई निम्न भूमि होगा, अगर वो डूब जाएगा तो क्या बन जाएगा? हैफा तट बन जाएगा। इस पर रोधिकाओं की समांतर श्रृंखला मिलती है जिससे सागरीय जल घिरकर लैगून झीलों का निर्माण करता है। यूरोप का बाल्टिक सागर तट हैफा तट का अच्छा उदाहरण है। देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए कोई तट है ऐसे, ओके, यहाँ पे क्या हुआ? ये तट ऐसे है, ऐसे हो गया, ज़मीन जो है उसका ये क्या लिख रहा है? हैफा तट, निम्न भूमि डूब जानी है, यानी कि ये जो एरिया है पानी में डूब गया, तो यहाँ पे जो पानी है यहाँ पे आ गया। ओके, तो यहाँ पे जो बात आता है तो बनता है ये क्या? हैफू तट, और हैफू तट का ही एक है लैगून झील। तो जब ऐसे रहेगा कोई भी तट, तो यहाँ पे दोस्तों नाव वगैरह खड़ा करने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब नेचुरल पोर्ट तैयार होता है अच्छा सा। ओके, तो यहीं पे इसको क्या बोलते हैं? लैगून झील बोलते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला रहेगा तो ऐसे बनेगा कि लैगून झील का निर्माण जो है वो किस तट पे होता है? लैगून झील का निर्माण किस तट पे होता है? दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है तो नो डाउट ये क्वेश्चन टफ है आपके लिए। ओके, तो लैगून झील का निर्माण किस तट पे हो रहा है? फियर तट पे, कि रिया तट पे, कि हैफा तट पे, कि डाल्मेशियन तट पे? तो किस पे हो रहा है? हैफा तट पे। ओके, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। आगे चलिए, ये देखिए, डाल्मेशियन तट, समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से डाल्मेशियन तट का निर्माण होता है। यूगोस्लाविया का डाल्मेशियन तट इसका उदाहरण है। ये हमें पढ़ना है और छोड़ देना है। आगे बढ़िए, इधर चलते हैं, ये देखिए, ये इधर पांचवा क्या है? निर्गत समुद्र तट, स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने से निर्गत समुद्र तट का निर्माण होता है, तो उसको बोलते हैं निर्गत समुद्र तट। इस प्रकार के तट पर स्पिट, लैगून, पुलिन, क्लिफ व मेहराब मिलते हैं। निर्गत समुद्र का दोस्तों ये जो लैगून यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इसका मेन फीचर नहीं है। हाँ, बन सकता है, इसीलिए अगर आपके ऑप्शन में निर्गत तट भी आ जाए तो फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कौन हो सकता है। बट एग्जामिनर जो है जब भी क्वेश्चन सेट करेगा यहाँ पे, तो आपको ये निर्गत तट नहीं देगा, ऑप्शन में बस आपको यही तट देगा, इतना, फियर तट, रिया तट, हैफा तट और डाल्मेशियन तट। या फिर अगर आप बिहार पीसीएस या फिर बिहार से रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हो जिनमें पांचवा ऑप्शन भी होता है, इनमें से एक या एक से अधिक, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको कौन सा टिक करना है? इनमें से एक या एक से अधिक। ओके, चलिए, वन निम्न प्रकार के होते हैं। ओके, कौन कौन सा प्रकार होता है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि वन कितने प्रकार के होते हैं। एक है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उसके बाद देखिए शीतोष्ण सदाबहार वन, उसके बाद शीतोष्ण पर्णपाती वन, ये हो गया। अब आगे चलिए इधर नीचे, शंकुधारी वन। तो इतने प्रकार के वन हो गए हमारे, तो इनका क्या क्या क्वालिटी है हम वो देख लेते हैं। आगे देखिए यहाँ से, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये देखिए, इस प्रकार का वन विषुवतीय रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये पृथ्वी, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे है क्या? विषुवत रेखा। तो या तो इस पे या तो इसके थोड़ा सा उत्तर और थोड़ा सा दक्षिण, इस एरिया में जो वन होते हैं उनको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ पे क्या होता है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और यहाँ की जो पेड़ें होती हैं, इनकी पत्तियाँ हैं जो वो चौड़ी होती हैं, और ये जो पत्तियाँ पेड़ पे होती हैं, ये मतलब ये देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये जो है पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं और ये झड़ती नहीं है, इसलिए इसे सदाबहार वन कहते हैं। जो यहाँ पे इसके इधर और थोड़े से इसके इधर होता है। क्या क्वालिटी है इसकी? 200 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है,
पत्तियाँ चौड़ी होती हैं और ये पत्तियाँ झड़ती नहीं हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सदाबहार। हमेशा यहाँ पे बहार होता है, हमेशा हरी भरी होती हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय में भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुँच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ जैसे रोजवुड, अबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमेशा बारिश होती रहती है, 200 सेंटीमीटर देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमेशा वो भूमि जो है वो गीला होता है, जिससे पेड़ हमेशा हरे होते हैं। हरा होने की वजह से पूरा पत्ता फैला होता है और इतना पत्ते हैं वहाँ पे कि ज़मीन पे जो है सनलाइट नहीं जा पाता है, इतना घना वहाँ पे पेड़ पौधे हैं। तो ये हो गया इसकी क्वालिटी। तो ये देखिए सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। और ये देखिए अगर आपको एग्ज़ाम में ये पूछ दे कि रोजवुड किस प्रकार का वन है, या फिर पूछ दे आबनूस किस प्रकार का वन है, मतलब किस प्रकार के वन का पेड़ है, या फिर महोगनी, ये 3 दे दे पूछे कि कौन सा, या फिर सिंगल दे के पूछ दे कि कौन सा ये वन है, तो ये होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ओके चलिए, या फिर एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि वही कंडीशन दे करके कि 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ पे पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, जो झड़ती नहीं है, तो उस वन को क्या कहते हैं, उस वन को क्या बोलेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ से इस तरह के 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आगे चलिए, एनाकोंडा। ओके, एनाकोंडा, आपने इसके ऊपर मूवी वगैरह देखा होगा, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा होता है। विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ही पाया जाता है। तो इसी वन में ये सांप जो हमने बताया पृथ्वी पे, उसी एरिया में ये पाया जाता है, क्या, एनाकोंडा। आगे देखिए इधर, दूसरा क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यह मानसूनी वन होते हैं जहाँ 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसी क्षेत्र में यह वन पाया जाता है। भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में यह वन पाया जाता है। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में है साल, सागवान, नीम, शीशम। ओके, तो आपको बस यहाँ पे यही ध्यान देना है, ये कंडीशन बहुत रेयर है कि आपको पूछे। यहाँ पे बस आपको ध्यान देना है कि ये साल, सागवान, नीम और शीशम किस प्रकार के वो वन के पेड़ हैं, तो ये हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। पर्णपाती मतलब जहाँ पे दोस्तों पर्णपाती आ जाए, पर्ण मतलब पत्ता, तो समझ लीजिए जहाँ पर्णपाती यानी कि जहाँ पे जिस भी वन में पर्णपाती आ गया, तो समझ लीजिए कि उस जो है वन के पेड़ जो है पत्ते अपने गिरा देते हैं, पर्णपाती। आगे देखिए, इसमें बता रहा है कि कौन से जानवर पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पेड़ों के नाम पता होना चाहिए कि ये कौन से वन में पाए जाते हैं। आगे चलिए, अब देखते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन, अब ये कहाँ की बात हो रही है, अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ आपको कि हमने 2 तरह का वन पढ़ा ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। ये हमने पृथ्वी पे आपको बताया विषुवत रेखा, इसके थोड़े से ऊपर थोड़े से नीचे क्या है, ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसके थोड़े से बस ऊपर जाने पे इधर और थोड़े से ऊपर नीचे जाने पे इधर क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। अब जो है जो वन यहाँ पे होगा और नीचे यहाँ पे होगा उसकी बात होगी। ओके, देखिए तब क्या है, शीतोष्ण सदाबहार वन। यह वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। मध्य अक्षांश, मध्य देखिए ये क्या है, पृथ्वी है, ये इसका आधा हो गया। ओके, ये इसका आधा हो गया, ये इसका मध्य हो गया, एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे। अब अगर आप इस हिस्से का भी आधा करोगे तो ये यहाँ पे होगा। हमने अभी ऊपर बताया ना कि यहाँ वाले की बात होगी अब आगे, तो वही कह रहा है, यह वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में। यहाँ बांज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पे, और उसी तरह यहाँ पे। ओके, मतलब इस वाले हिस्सा के बीचों बीच में। ओके, तो ये कहाँ पे, यहाँ पे कौन से वन होते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन। तो आपको क्या ध्यान देना है इसमें, ये बाज, चीड़, यूकेलिप्टस किस प्रकार के वन के पेड़ हैं, ये है शीतोष्ण सदाबहार वन। ओके, बस इतना ध्यान देना है। अब देखिए, और वहीं पे इसी एरिया में जो आधे के आधा है फिर आधा है, यहाँ पे हमने देख लिया सदाबहार वन, और यहीं पे हम देखेंगे क्या है, यहाँ पे इससे थोड़ा सा ऊपर, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर, फिर इससे थोड़ा सा ऊपर शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्व अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज, एस, बीच आदि।
ओके, देखिए दोस्तों, बाज यहाँ भी है, बाज यहाँ भी है, तो ये मतलब डिफ़र करता है कि एरिया, थोड़ा बहुत एरिया में ऐसा होता होगा, ज़्यादा एरिया में नहीं होता है ये। ओके, देखिए एस और बीच कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। अब हम इसके बाद कहाँ पहुँचेंगे, अब हम पहुँचेंगे सीधे यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ध्रुवों से जस्ट थोड़ा सा नीचे, जो ये पृथ्वी पे जी एक ध्रुव यहाँ पे है, उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे है दक्षिणी ध्रुव, इससे अब थोड़ा सा पहले और इससे भी थोड़ा सा पहले अब उसकी बात होगी। ये देखिए यहाँ पे शंकुधारी वृक्ष बोलते हैं, वहाँ पे शंकुधारी वन होते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी कि 50 से 70, ओके 70 यानी 50 से 70 की बात कर रहा है। अगर हम यहाँ पहुँच जाएंगे तो वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से पीछे 50 से 70 डिग्री की बात हो रही है, हमने बताया ना थोड़ा सा पीछे, और वैसे ही इधर भी थोड़ा सा पीछे 50 से 70 डिग्री की में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैंगा भी कहते हैं। ओके, टैंगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्ष लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज़ बनाने के काम में आता है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवी भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। ओके, अब आपको बस यहाँ पे ये ध्यान देना है कि टैंगा किस प्रकार के वन होते हैं। तो आपको ऑप्शन दे देगा अगर कि उष्णकटिबंधीय दे दे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती दे दे, शीतोष्ण दे दे, तो और फिर शंकुधारी दे दे। तो ध्यान दीजिएगा, टैंगा जो है वो किसे कहते हैं, शंकुधारी वन को। ध्यान दीजिएगा, टैंगा किसको बोलते हैं, शंकुधारी वन को। इम्पॉर्टेंट है, याद रहे। उसके बाद आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है कि किस प्रकार के वनों की लकड़ी से हम कागज़ या फिर लुगदी बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उसमें मतलब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन और प्लस ये शंकुधारी वन दे दे तो कौन सा होगा, ये होगा शंकुधारी वन। आगे चलिए, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको ध्यान देना है। अब ये हो गया शंकुधारी वन। अब ऊपर देखिए, यहाँ पे ये छूट रहा था, इसको मैं पढ़ देता हूँ, इसमें कुछ है नहीं वैसे भी। देखिए, भूमध्यसागरीय वनस्पति, भूमध्यसागरीय वनस्पति महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तरी पूर्व किनारे के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। वहीं महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भूमध्यसागरीय वनस्पतियों में पाई जाती हैं। ओके, यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं। यहाँ वन्य जीव कम है। ओके, यहाँ पे वन्य जीव कम है, जैसे कि नींबू वंश के फल हैं। कौन से, ये हैं संतरा, अंजीर और जैतून, नींबू वंश के फल हैं। इसको आप इजीली पढ़ो और आराम से छोड़ दो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। कि अगर सोचिए दोस्तों, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाता भी है, ये मान लीजिए अगर क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनाता है कि ये नींबू वंश के फल किस क्षेत्र में होते हैं, एक तो मान लो ये दे दे जो उसका सही उत्तर होगा, तो फिर ऑप्शन में क्या बनाएगा, ये तो सोचिए कि इसके जैसा भूमध्यसागरीय वनस्पति ऑप्शन क्या बनाएगा वो। ओके, तो उसके लिए टफ हो जाएगा ऑप्शन बनाना। अगर ऑप्शन बनाएगा भी तो वो आप आराम से उसको जान जाओगे। ओके, बट ये मतलब बहुत घूम फिर के इतने क्वेश्चन नहीं बनाते हमारे एग्जामिनर भी, वो भी वही क्वेश्चन बनाते हैं जो डुएबल होता है, जो आप कर पाओ। ओके, ऐसा नहीं कि मतलब इजी मॉडरेट टफ से भी ऊपर क्वेश्चन बहुत ही रेयर चांस में बनते हैं, बहुत रेयर चांस में। ओके, तो इसलिए आप इसको आराम से छोड़ सकते हो। आगे चलिए, ये तो हम लोग देख लिए शंकुधारी वृक्ष। अब देखिए, आइए हम टुंड्रा वनस्पति देखते हैं। ये दोस्तों, इसमें क्या है, ये देखिए टुंड्रा वनस्पति। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका, ओके, यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्रुव पे पाया जाता है ये। आगे देखिए, अत्यधिक ठंडा होने के कारण यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती हैं, जैसे काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ आदि। ये भी ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होते हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पे मोटा फर, मोटी चमड़ी होती हैं,
यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं जैसे सील, ये वालरस, कस्तूरी, बैल, ध्रुवी उल्लू, ध्रुवी भालू और बर्फीली लोमड़ी। बस पढ़ना है, छोड़ देना है। आगे देखिए, कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, बस जानना है, इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, अब चलते हैं घास के मैदान। ये देखिए घास के मैदान। घास के मैदान को हमने 2 वर्गों में मतलब बांटा है, विभाजित किया है। कौन कौन सा, ये देखिए, उष्णकटिबंधी और शीतोष्ण कटिबंधी। ओके, देखिए पृथ्वी पे यहाँ पे जो रहेगा ये लगभग ये हो जाएगा उष्णकटिबंधी, और जो थोड़ा सा इस एरिया में होगा, इस एरिया में होगा, वो हो जाएगा शीतोष्णकटिबंधी घास भूमि। तो देखते हैं पहले उष्णकटिबंधी, यानी कि जो इन सब एरिया में है। ओके, चलिए, ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, हाँ वही बात जो बताया मैं, दोनों तरफ भूमध्य रेखा के बीच में भूमध्य रेखा है, उसके दोनों तरफ थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, वही तो लिखा है यहाँ पे। ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती हैं। यहाँ घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ जाती है। इस घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। तो बस ये जानना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें क्या जानना है कि कौन सा घास का जो नाम है वो किस देश का कैसे है। देखिए यहाँ पे अफ्रीका में जो घास पाए जाते हैं, ओके, उसको हमने नाम दिया है सवाना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ओके, तो जब मैं बोलूँ भर भर के तो फिर एकदम आप अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ। अफ्रीका में सवाना, उसके बाद कंपोज, यानी कि ब्राज़ील में जो घास पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोज। उसके बाद वेनेजुएला में लानोस, याद रहे, अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोज, वेनेजुएला में लानोस। तो ये हो गए उष्णकटिबंधी। आगे बढ़िए, अब चलते हैं शीतोष्ण कटिबंध पे। इसमें क्या है, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। इसे निम्न नाम से जाना जाता है। ओके, तो हमें अवश्य ये नहीं जानना था। अब हम देखते हैं निम्न नाम। यहाँ पे देखिए, प्रेयरी घास के मैदान, ये कहाँ पाए जाते हैं, अमेरिका में और कनाडा में। ध्यान दीजिएगा, प्रेयरी कहाँ पे, अमेरिका में, कनाडा में, इंपॉर्टेंट है। फिर पंपास, पंपास कहाँ पे है, अर्जेंटीना में है। कहाँ पे है पंपास, अर्जेंटीना में, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में क्या है, वेल्ड है, क्या है, वेल्ड है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डाउन्स, डाउन्स ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद है स्टेपी, स्टेपी ये कहाँ पे है, ये है एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन और मंचूरिया प्रदेश में, यानी कि मोटी मोटा यानी कहाँ पे है, एशिया में है। चलिए, इसको मैं दोस्तों इसका एक मेरे पास प्यारा सा ट्रिक है, मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आपको किसी और वीडियो बता रहा हूँ। ये कैसे याद करना है, सबके लिए अलग अलग ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी ये हमारा जो बेसिक क्लास चल रहा है इसमें नहीं। ओके, चलिए, बेसिक क्लास में अगर हम लगेंगे ट्रिक पढ़ने तो फिर वो हमारे फाउंडेशन के लिए थोड़ा दिक्कत कर देगा। ओके, चलिए, तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना। अब यहाँ पे हम समाप्त करेंगे, तो अब कल, यानी कि कल नहीं, जब भी अगला वीडियो हमारा आएगा इसका ज्योग्राफी का, उसमें हम शुरू करेंगे कहाँ से, महाद्वीप में। ओके, अगला हमारा क्या रहेगा टॉपिक, महाद्वीप। इसमें हम महाद्वीप को देखेंगे कि कौन कौन से महाद्वीप हैं, कहाँ, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम के लिए आ सकता है। ओके, तो चलिए, अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में महाद्वीप के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी में मन से लगे रहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़, अपनी तैयारी के समय में आप अपने चेहरे पे स्माइल रखिए। ओके, अभी एक स्माइल दे दीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।